अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जनेन्द्रा, गुड आफ्टरनून। अहमद तूखी, आरिफ भाई, गुड मॉर्निंग फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी। व्हेन आर यू प्लानिंग ऑन विजिटिंग यूएस या अस? देखें, नॉर्मली तो मेरा अगस्त की एंड में कैलिफोर्निया में कॉन्फ्रेंस की दावत आई है और होपफुली मैं उसमें शायद जाऊंगा। और अगर जाने का हुआ तो कोशिश करूंगा कि स्टॉप ओवर न्यूयॉर्क में लूं। तो न्यूयॉर्क वॉशिंगटन में काफ़ी दोस्त हैं, तो एक आध हफ्ते का न्यूयॉर्क का स्टॉप रखूंगा। वहां से वॉशिंगटन तो पास ही है। तो लेट्स सी, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन होपफुली एंड ऑफ अगस्त में मेरा प्रोग्राम है अमेरिका का, अगर वो कॉन्फ्रेंस की दावत मटेरियलाइज करती है तो। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए पूरी दुनिया खड़ी हो गई है। जी नमस्ते राजेश जी। तो पूरी दुनिया खड़ी हो गई है। चाइना भी पाकिस्तान की भर भर के मदद कर रहा है, $3 बिलियन की। राम राम जी। $3 बिलियन की मदद की है, मतलब लोन दी है। आईएमएफ भी सर पे आ गया है, अमेरिका भी खुल के मदद कर रहा है। इसका मतलब, जो बार बार मैं आपके सामने इंटरनेशनल इश्यूज रख रहा हूं ना, इसकी वजह यह है कि ये इंटरनेशनल कम, हमारे इश्यूज ज्यादा हैं अगर इस पे गौर किया जाए तो। क्योंकि ये फ्यूचर में, बहुत नियर फ्यूचर में ये लेके आ रहे हैं जंग को एशिया में। यूरोप का तो सत्यानाश करना शुरू कर दिया है और बहुत जल्द ये जंग को एशिया में ले आएंगे। और उनका एशिया में सबसे बड़ा हथियार पाकिस्तान है। तो 1977 में जब जुल्फकार अली भुट्टो का गवर्नमेंट खत्म करके जियाउल हक मार्शल लॉ लेके आया था, तो पाकिस्तान की मदद बंद कर दी थी अमेरिका ने। कार्टर सरकार ने बिल्कुल मदद बंद कर दी थी और कोई पाकिस्तान के ऊपर एम्बार्गो और सब चीजें शुरू हो गई थी। लेकिन 79 में अफगान वार शुरू होती है, तो उसी जिम्मी कार्टर ने भर भर के पहले पाकिस्तान को मदद भेजी। तो जियाउल हक ने कहा कि इट्स पीनट्स, हमें नहीं चाहिए। क्योंकि जियाउल हक बड़ा शैतान आदमी था, उसको पता था कब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। तो अमेरिका ने बहुत ज्यादा फिर मदद की। और फिर आपको पता ही है कि अफगान वार में खुल के डॉलरों की बरसात हुई और पाकिस्तान को किसी आईएमएफ किसी चीज की जरूरत नहीं रही। लेकिन फिर डेमोक्रेसी आई, तो डेमोक्रेसी में यह हुआ कि अफगान वार खत्म हो गई थी, पाकिस्तान फिर आईएमएफ और कर्जों की लाइन में लग गया बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दौर में, और खुल के कर्जे लेने शुरू किए। फिर 1999 में जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ आया, तो फिर पाकिस्तान का अमेरिका ने धमकियां देनी शुरू की, ये वो। लेकिन फिर 9/11 आता है, फिर अमेरिका ने बरसात शुरू कर दी। अब वापस डेमोक्रेसी भी चल रही है और अमेरिका को फिल वक्त कोई पाकिस्तान की ऐसा जरूरत थी नहीं। लेकिन अब वापस जंगों के बादल शुरू हो गए हैं। जैसे यूक्रेन में जंग चल रही है, यूक्रेन का फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान क्यों आता है? आप खुद बताएं कि एक टूटा फूटा मुल्क, एक लुटा फूटा मुल्क, एक मकरूज भिखारी कंट्री उसके पास क्यों आता है? और फिर इनकी प्रेस ब्रीफिंग से रशियन जर्नलिस्ट को क्यों निकाला जाता है? रशियन जर्नलिस्ट को बाहर निकाल के फिर प्रेस ब्रीफिंग करते हैं, तो एक रशियन जर्नलिस्ट, जाहिर है गोरे होते हैं ये सब, तो गोरे जर्नलिस्ट बहुत थे, तो वहां मौजूद था। उसने एक सवाल किया तो उसको उठा के बाहर फेंक दिया। ऐसी क्या बातें थी जो वो नहीं बताना चाह रहे थे? भाई, अगर क्रिस्टल क्लियर आपकी मीटिंग थी, आपके मकसद अच्छे थे और आपके कोई गलत नहीं थे, तो लेकिन काफी अरसे से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान के हथियार भर भर के जा रहे हैं यूक्रेन और डॉलर इसके बदले में मिल रहे हैं। तो ये है कि यूक्रेन रशिया वार, और दूसरा चाइना के साथ अमेरिका एक फिक्स्ड मैच खेलना चाहता है या वाकई एक जंग करना चाहता है, वॉट एवर इज द रीजन। अमेरिका का मकसद ये है कि दुनिया की इस वक्त दो एमर्जिंग पावर्स हैं ना, वो चाइना और इंडिया हैं। जिसमें चाइना अब एमर्जिंग से ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड पावर हो चुकी है। चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है,
सबसे बड़ी, सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी है, क्योंकि अमेरिका तो 31 ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर के कर्जे में है। और अब आप खुद सोचें कि एक कंट्री जिसके लोग 31 ट्रिलियन डॉलर के कर्जे में हों, जिसकी गवर्नमेंट गवर्नमेंट लोगों की होती है, ठीक है, 30 करोड़ का कंट्री है, 31 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है, यानी 1 करोड़ के पीछे 1 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा। वो 13 बिलियन डॉलर की मदद दे चुका है यूक्रेन को। कहाँ से दे रहा है भाई? और फिर उसकी इकोनॉमी का तो सत्यानाश है अगर आपके ऊपर 31 ट्रिलियन डॉलर का है। आपकी एक मिसाल है कि आपकी 100 बिलियन डॉलर की कंपनी है, मेरी एक मिसाल है 100 बिलियन डॉलर की कंपनी है, लेकिन मेरे ऊपर 500 बिलियन डॉलर का कर्जा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं 100 बिलियन का मालिक हूँ। अमेरिका इस वक्त धंसा हुआ है। ऐसे में अमेरिका को जंग चाहिए। जंग होने से मामला सेटल हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि चाइना का ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का कर्जा है अमेरिका के ऊपर, और फिर इंडिया एक इनके ऊपर खतरा है। ये पूरी कोशिश करते रहे कि चाइना इंडिया भिड़ जाए, बार बार इंडिया को समझाते रहे कि हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, तुम परवाह नहीं करो, ये करो वो करो। ऐसे में चाइना केयरलेसनेस की इंतहा पे आ गया, चाइना ने गलवान किया, और चाइना मुसलसल इंडिया को प्रोवोक करता रहा। लेकिन इंडिया ने अक्लमंदी की कि इंडिया किसी ऐसे झांसे में नहीं आया। और सबसे बड़ा मसला इनको मोदी जी से, क्योंकि इंडिया के पास आज एक लीडरशिप है। जब लीडरशिप हो ना, और ऑनेस्ट लीडरशिप हो, और फिर पैट्रियोटिक हो, तो इससे सबसे सबसे ज्यादा डर लगता है। तो ये एशिया में एक जंग कराना चाहते हैं, और जाहिर है फिर एशिया में जंग का मतलब पाकिस्तान के वारे नियर है, जो कि अभी से हमें नजर आ रहे हैं, कि जिसके मिनिस्टर साफ कह रहे हैं कि आईएमएफ अगर एक हफ्ता भी हमारा वो नहीं करता तो हमने ऑफिशियली डिफॉल्ट कर जाना था, वरना हम डिफॉल्ट तो कर चुके थे। और अभी भी कोई सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं, लेकिन पाकिस्तान अब सारे लोग उम्मीद उम्मीद की पिपोड़ी बजा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब इनको पता है कि यहाँ पे अगर जंग होती है तो हमारे लिए मामला पाकिस्तान के लिए अच्छे हो जाएंगे। इसलिए एक जंग लूमिंग ऑन एशिया, और इसीलिए मैं आपको बार बार दुनिया के इश्यूज लगाता हूँ। हालांकि मुझे पता है कि इसकी इतनी व्यूअरशिप नहीं है। सीमा हैदर केस पे इस वक्त लोग मिलियंस ऑफ व्यू ले रहे हैं, मैंने इस पे कुछ किया ही नहीं। ऐसे कई केसेस आ रहे हैं, जैसे मणिपुर वाला वाकया है। अब मणिपुर का वाकया एक ऐसा वाकया है जिसके ऊपर हर आदमी का बोलना अच्छा भी नहीं है। बदनामी एंड ऑफ द डे भारत की होती है। फिर कंपेयरिंग शुरू कर देते हैं, देखो कांग्रेस की सरकार में क्या हो रहा है, कर्नाटका में देखो, बंगाल में क्या हो रहा है। यार बंगाल और कर्नाटक में किसी की भी सरकार हो, है तो इंडिया ना भाई, बदनाम तो आफ्टर ऑल इंडिया होता है ना। तो ये ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है कि मुझे लोग कह रहे हैं आपने मणिपुर पे मोदी जी को सुना ही नहीं, आप तो भक्त हो मोदी। अरे बात मोदी जी की है उसकी नहीं है, ठीक है ना। ये चीजें होंगी, अभी तो 2024 का इलेक्शन कितना दूर है, लेकिन ये होंगी और बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि इंटरनेशनल इकोसिस्टम इस वक्त इंडिया का पीछे लगा हुआ है। और अगर जंग वाला मामला जो मैं बता रहा हूं आपको, तो इसमें तो इनको इंडिया के अंदर कई मामला क्रिएट करने हैं। देखें, इसराइल के ऊपर एक रॉकेट मारता है ना हमास, तो पूरे इसराइल की पॉलिटिकल लीडरशिप, हर पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट के पीछे खड़ी होती है, लाख डिफरेंसेस हो, लाख कुछ भी हो, सारी पब्लिक गवर्नमेंट के पीछे खड़ी होती है। भारत की तो राजनीति गटर की राजनीति है। आप क्या समझते हैं कि भारत के कोई जंग वंग जैसी सूरत हाल आती है तो ये पॉलिटिकल पार्टियां तो मोदी मोदी करती रहेंगी? गलवान में हमने देखा ही ना, बजाय इसके कि ये भारत के साथ खड़े होते, अरे हमारा चाइना ने तो इतना कब्जा कर लिया, हमारा इतने इलाके पे घुस आया, मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन फैलाते रहे। तो भारत के पॉलिटिशियंस से बदबूदार पॉलिटिशियन तो दुनिया में कोई नहीं है। तो इसलिए हमें इनसे कोई उम्मीदें नहीं है, भारत के पॉलिटिशियन से, कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे। तो भारत के लिए ज्यादा मसला है इस पूरे सिनारियो में, अगर कोई इंटरनेशनल सिचुएशन क्रिएट होती है तो मैं तो यही समझता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त एक गंदे खेल में बहुत ही बदबूदार किरदार अदा करने के लिए तैयार हो गया है। और जो 79 में पाकिस्तान ने किरदार अदा किया था, अब रशिया की इमर्जिंग पावर,
आप ये देखें कि रशिया ने अभी अफ्रीकन लीडर्स जमा किए थे सेंट पीटर्सबर्ग में, और एक अफ्रीकन रशियन कॉन्फ्रेंस की थी। $23 बिलियन का कर्जा माफ कर दिया। अफ्रीका के ऊपर रशिया का $23 बिलियन का कर्जा था, वो माफ कर दिया। हालांकि रशिया पे एम्बार्गो है, यानी रशिया इज ए वेरी स्ट्रांग पावर। अमेरिका के ऊपर $31 ट्रिलियन का कर्जा है, रशिया के ऊपर नहीं है। रशिया की मिलिट्री पावर भी बहुत बड़ी है, और अगर कोई वर्ल्ड वार होती है तो दुनिया को पता लग जाएगा। उस वक्त कहा जाता था कि हिटलर सबसे बड़ी पावर है, लेकिन हिटलर की पावर वो नहीं थी कि वो अमेरिका, यूरोप, उस वक्त यूरोप कॉलोनियल पावर था। आधी से ज्यादा दुनिया यूरोप के कब्जे में थी। लेकिन उनको हिटलर ने इतना टफ टाइम दिया कि 5 साल जंग खींचा। तो यहाँ तो अमेरिका और यूरोप के सामने रशिया, चाइना है, और यूरोप तो टूटा फूटा है इस वक्त। यूरोप इस वक्त जितना तबाही का शिकार है, आप तस्वुर नहीं कर सकते। भारत के पॉलिटिशियन और इंटरनेशनल इकोसिस्टम भारत के खिलाफ इतनी बातें कर रहा है कि भारत में ये मसला है, भारत में वो मसला है। यूरोप में इस वक्त इलीगल माइग्रेशन, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, महंगाई, सोशल सिस्टम सब गिर रहा है, सब तबाह हो रहा है। हर चीज के लिए एक मोहताज है यूरोप। गंदम, चावल, सब्जी, फ्रूट, हर चीज बाहर से आती है। इनके पास उगता क्या है? इतना सा यूरोप है, इतना सा, इसमें इतनी आबादियां हैं, इसमें इनका सोशल सिस्टम जो कि महंगा सिस्टम है। तो ऐसे में इनके पास तो कुछ होता नहीं, हर चीज बाहर से मंगानी होती है। अब ग्रैंड डील जो फेल हुई है, साफ आईएमएफ ने प्रेडिक्शन की है कि 15% महंगाई बढ़ेगी। ऑलरेडी हम महंगाई का ये आलम है कि बता नहीं सकता भाई हमारे क्या हालात है। इतना टफ सिचुएशन, यहाँ की लाइफ इतनी टफ हो गई है। और जो यहाँ यूरोप और अमेरिका में रहते हैं, अब मसला ये है कि जो हमारे इंडियन यहाँ पे रहते हैं, वो तो सारे बड़ी पोस्टों पे हैं, बेहतरीन जॉब्स पे हैं। लोअर मिडिल क्लास में आपको बहुत कम इंडियन मिलेंगे। ज्यादातर यहाँ पे वेल टू डू हैं, तो इसलिए उनको इतना फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हम जैसे लोग, आम आदमी, लोअर मिडिल क्लास, इस वक्त तबाही का शिकार है। तो यही चीज ये है कि एक वर्ल्ड वार की सूरत में ज्योग्राफी भी दुनिया की बहुत बड़ी चेंज होगी। ये मैं आपको बता दूं कि अगर अमेरिका ने एशिया में जो जंग की ना, अगर, तो वो जंग फिर यूरोप और एशिया दोनों में होगी। और उसमें आपको मैं बता दूं कि नई जो पावर्स उभर के आएंगी वो अफ्रीका से आएंगी, साउथ अमेरिका से आएंगी। और वो दुनिया की जो मीडियम पावर्स होती हैं वो फिर वो आएंगी, क्योंकि ये इलाके तबाही से बच जाएंगे। लेकिन एशिया और यूरोप का तो ऐसे किसी जंग की सूरत में बहुत बड़ा सत्यानाश होना है। तो अजीज दोस्तों, सिचुएशन इज नॉट सो क्लियर। पाकिस्तान के इंटरनल मसले बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टेररिज्म, टेररिज्म तो मैं नहीं कहूँगा, ये काउंटर ऑफेंसिव है। ये आर्मी की जो अत्याचार है ना सिंध, बलूचिस्तान और केपीके में, उसका जवाब है जो वहाँ पे मुजाहिदीन दे रहे हैं। और आए दिन वहाँ पे बम धमाके हो रहे हैं। अब कितने बम धमाके हो रहे हैं, और पाकिस्तान में बम धमाके की खबर छोटी सी लगती है, अब बड़ी नहीं बनती खबर। मीडिया भी इसको 5 मिनट में फारिग हो जाता है। वरना बम धमाके का मतलब इट्स हेल ऑफ ए इवेंट न्यूज, लेकिन उसको इतनी बड़ी न्यूज नहीं माना जाता। आर्मी के ऊपर रोज अटैक हो रहे हैं, रोज आर्मी वाले मर रहे हैं। बहुत ज्यादा पाकिस्तान में हालात खराब है। ऊपर से क्राइम बहुत बढ़ गया है, इतना ज्यादा क्राइम बढ़ गया है पाकिस्तान में कि जॉबलेसनेस और महंगाई ने सत्यानाश कर दिया है। मैं रोज की कई न्यूज आती हैं कि फलां ने खुदकुशी कर ली, फलां औरत अपने बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली, फलां आदमी ने खुदकुशी कर ली, जॉबलेसनेस की वजह से, गुर्बत की वजह से। और ये है कि ये सारी सिचुएशन, पाकिस्तान की हालत खराब है। तो ये सारी पाकिस्तान के हवाले से चीज़ें थी। इंडिया के हवाले से मैं ज़रा एहतियात करता हूँ कि मैं ना वो करूं, जैसे मणिपुर का वाकया है, जैसे अपना सीमा हैदर वाला वाकया है।
अब तो एक चाइनीज औरत भी पाकिस्तान पहुंच गई है फेसबुक की दोस्ती की वजह से। एक अमेरिकन 50 साल की है, वो 20 साल के लड़के से शादी करने के लिए आ गई है। एक चिली, साउथ अफ्रीका के कंट्री चिली से औरत आ गई है पाकिस्तान में। इस वक्त तो पाकिस्तानी लड़के सोशल मीडिया का सही फायदा उठा रहे हैं, और दुनिया जहां से ये आती हैं और इनसे शादी करके इनको वीजा लगवा के लेके जा रही हैं, इनके मजे लगे हुए हैं। आपके भारत की अंजू आई है, वो भी मुसलमान होके फातिमा नाम रख के शादी कर ली है, डांस वांस भी कर रही है पहाड़ों में। लेकिन ज्यादा देर की बात नहीं, बुरके में आना पड़ेगा भैया इसको, और पछताएगी ये एक दिन कि वो कौन सा मुल्क छोड़ के आई है। जयपुर जैसे शहर जहाँ का मैं रह के आया हूँ, वहां से ये केपीके में आई है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि तालिबान इसका क्या असर करेंगे। तो वो तो एक दिन पछताएगी। अजीज दोस्तों, मैं समझता हूँ हम अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाएं। मैं वाइफ ने आके चाय दी है, वो मैं अक्सर मजाक में उसको यही कहता था कि शादी करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि चाय रेगुलरली मिलती रहती है। सुबह उठ के चाय चाहिए होती है पहली चीज। और फिर वो गुस्सा करती है कि बीवी नहीं चाहिए, चाय चाहिए। तो मैंने कहा चाय के लिए ही बीवी चाहिए ना भाई। तो ये हमें शादी का ये एक फायदा है। नुकसान बहुत है भाई, लेकिन बहरहाल जो फायदे हैं, अगर एज ए बिजनेसमैन देखें तो फायदे बहुत हैं भाई। और शादी करना और फिर एक अच्छी बीवी मिलना, ये बहुत नसीब की बात है। कि तो अमित भाई से शुरू करते हैं। अमित भाई नमस्कार। अजीज दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था कि होपफुली अगस्त के एंड में कैलिफोर्निया जाने का है प्लान। तो अगर बनता है तो अमित भाई भी कैलिफोर्निया में होते हैं, तो अमित भाई से एक मुलाकात लंदन में तो हुई थी, आगे भी उनसे होगी। नमस्कार आरिफ जी, कैसे हो आप? खैर, ये क्रॉस बॉर्डर रोमांस के पीछे क्या सच में कुछ साजिश हो सकती है? खैर, और इमरान खान साहब का क्या होगा आगे? सबसे पहले घबराना बंद हुए क्या लोग? अमित जी, थैंक यू वेरी मच। क्रॉस बॉर्डर रोमांस में साजिश की मुझे एक बू नजर नहीं आती। सीमा हैदर के मामले में देखें, भारत का मीडिया है ना, जोक है जोक। ऐसी ऐसी चीजें लेके आते हैं। देखें, आईएसआई, आप कुछ भी कहें, मानी हुई एजेंसी तो है ना भाई, दुनिया की मानी हुई एजेंसी है। क्या वो ऐसे जासूस ऐलान करके भेजेगी? मीडिया पे आके वो खबरें दे रही है, वो तो जासूसी कहां से कर सकेगी भाई? अगर उसने इसी रोमांस के जरिए आना था, तो चुपचाप आती, उस लड़के को भी कहती कि खामोशी से हम नेपाल से आ गए हैं, अब चुपचाप बैठे रहते हैं और किसी को बताते नहीं, आधार कार्ड बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, लाइफ शुरू हो जाती है। इसको अगर जासूसी करनी थी, जासूसी आके रोज मीडिया पे बैठी हुई है। तो दूसरा ये है कि यार, आप भारत की भी एजेंसियों को अंडर एस्टिमेट तो ना करें ना। इतना पाकिस्तान चाइना जोरोस लगे हुए हैं साजिशें करने के लिए, टेररिज्म करने के लिए। अभी कितने पकड़े गए? 5 लड़के पकड़े गए। फिर अभी पुणे में एक डॉक्टर पकड़ा गया, मुसलमान, आईएसआईएस का पूरा सिस्टम चला रहा था। भारत की एजेंसियां भी तो बैठी है ना। क्या अगर कुछ होता तो भारत की एजेंसियों ने उसको खुल के इस तरह ड्रामा कर देना था? तो साजिश नहीं है। बाकी पाकिस्तान का हाल आपने पूछा है, तो पाकिस्तान का हाल बहुत अच्छा है, पाकिस्तानियों का हाल बहुत खराब है। हमारे रूलिंग ओलिगार्की है ना, जो एलिट ऊपर बैठी हुई, वो फुल अय्याशियों में रह रही है। बम प्रूफ गाड़ियां हैं, 5-5, 10-10 करोड़ वाली गाड़ियां हैं इनके पास, टैंक टैंक जैसी गाड़ियां हैं। उसमें घूमते हैं, 25-30 गाड़ियों के काफिले में घूमते हैं। लग्जरी हाउसिंग है इनकी। टॉप एलिट की बात करें आप, आर्मी जनरल्स हुए, ब्यूरोक्रेट्स हुए, पॉलिटिशियन हुए, जजेस हुए, मीडिया हाउस के मालिक हुए, बड़े बड़े एंकर हुए, सब लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। आम पाकिस्तानी की जिंदगी का सत्यानाश है, और सत्यानाश बढ़ता जा रहा है। गुड इवनिंग आरिफ जी।
Happy to know that you have activated join button. Now, as France has accepted Bharat's UPI system, I think it will be easier to contribute through UPI when your mobile number is connected to UPI. आई डोंट नो भाई, अगर ये फ्रांस का यूपीआई लंदन में चलता है, मेरा तो ख्याल है लंदन में भी यूपीआई का फ्रांस से पहले स्टार्ट हो गया है। लेकिन इश्यू ये है कि अभी तक आप फ्रांस से या इंग्लैंड से भारत भेज सकते हैं, भारत से यहाँ पे नहीं भेज सकते। आई डोंट नो आप फ्रांस से इंग्लैंड भेज सकते हैं या नहीं, मुझे इसका नहीं पता। अच्छा, मैं अजीज दोस्तों, आप लोग इतना वो मुझे ये कर रहे थे, उस पे मुझे दो चीजें याद आई कि एक तो ये कि बल्कि तीन चीजें। पहले ये ज्वाइन बटन तो भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत सारे दोस्तों ने मेंबरशिप ली है यूट्यूब में हमारी, और ये आप लोगों की मेहरबानी है कि आप लोगों की सपोर्ट से ही हम चलते हैं। दूसरा, कई साथी कहते हैं कि पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई, तो उस पे हम वर्किंग कर रहे हैं और कोई एनजीओ सिस्टम ऐसा बनाएंगे जिससे कि जल्दी नहीं लेकिन कुछ महीनों में आपके सामने कुछ चीजें लाएंगे। तीसरा, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मेरे जहन में आया था, वो ये था कि पाकिस्तान में आपको पता है कि फोर्स्ड कन्वर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है, और इस पे कोई आवाज भी उठाते हैं हम जैसे लोग, चलो उठा भी लेते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ना है। तो मैं इस पे बड़ा गौर करता रहा कि मैं इतना इंटरनेशनल अफेयर्स का मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का, ये सब, तो कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे पाकिस्तान को मजबूर किया जा सके कि ये माइनॉरिटीज के साथ ज्यादतियां बंद करे। उसके लिए मैंने फिर गौर किया कि एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो हॉलैंड के शहर डेन हाग में होती है। और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, ये तकरीबन दुनिया के मुल्कों ने उसको साइन किया हुआ है, यानी इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, रेटिफाई किया हुआ है। जब ये बनी थी तो इसको पूरी दुनिया के कंट्रीज ने तकरीबन ने एक्सेप्ट किया हुआ है। मामूली मिसाल ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने व्लादिमीर पुतिन के अरेस्ट वारंट इशू किए। अब उस अरेस्ट वारंट का मतलब ये है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं ना आईसीयू, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, वहां पे अगर पुतिन जाता है ना, तो उसको अरेस्ट करना उनके लिए मजबूरी है। जैसे साउथ अफ्रीका में अब कॉन्फ्रेंस हो रही है, समिट कॉन्फ्रेंस ब्रिक्स की, तो उसमें मोदी जी भी जा रहे हैं, ब्राजील के भी जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका के तो होंगे ही, और चाइना का जी भी जा रहा है। पुतिन ने भी कहा था कि मैं जाऊंगा, लेकिन फिर साउथ अफ्रीका ने पुतिन से रिक्वेस्ट की कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर हैं, तो आपको अरेस्ट करना हमारे लिए मजबूरी होगी, तो आप प्लीज ना आए। तो अब पुतिन ऑनलाइन शरीक होगा उस कॉन्फ्रेंस में और उसका प्राइम मिनिस्टर या उसका सेकंड जाएगा। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किसी भी कंट्री में कोई जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ केस करने की कुछ संभावना है। उसमें मैंने पता किया ना, तो मुझे पता भी था वैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस लेके जाना सिर्फ कंट्री का हक है। क्या जैसे इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ केस लेके जा सकता है, या पाकिस्तान अभी पानी के मसले पे रिवर इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर इंडिया ने कहा कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जा सकता है या गया भी है। ये चीजें होती हैं। तो मैंने फिर एक इंटरनेशनल लॉयर हैं उनसे कांटेक्ट किया, और उनसे मैंने कहा कि भाई अगर मैं जाना चाहूँ पाकिस्तान के खिलाफ, के पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के ऊपर हद से ज्यादा अत्याचार हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और फोर्स्ड कन्वर्जन हो रहा है, इन हिंदू बिजनेसमैनों के ऊपर अटैक हो रहा है, ये सब चीजें। तो उसने कहा नहीं, आप एज एन इंडिविजुअल तो नहीं जा सकते। मैंने कहा मैंने ये कहीं पढ़ा था जब हम एमकेएम का मूवमेंट चलाते थे, कि अगर आपको आपके देश में जस्टिस नहीं मिल रहा और आप ये प्रूव कर सकें तो आप फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं। उसने कहा ये एक प्रोसीजर है, लेकिन उसके लिए एक तो आपको एक अच्छा एनजीओ, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे एमनेस्टी है या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो जा सकती है, उसको बैकअप में आप वो कर सकते हैं। लेकिन कहती है कि ये, वो वकील ने कहा मुझे कि बहुत ही महंगा काम है ये, इसमें मतलब आप यूं समझ लें का भारत के रुपयों में करोड़ रुपए तक पूरा केस जा सकता है, क्योंकि एक दो दिन की तो बात होती नहीं।
और आपको उसमें एविडेंसेस चाहिए ये सब। मैंने कहा देखें एविडेंसेस तो मैं ला सकता हूँ, इसलिए कि भारत में तो 50,000 से ज्यादा रिसेंट हिंदू माइग्रेंट्स हैं जो पाकिस्तान से आए हैं, वो गवाही दे देंगे क्या उनके ऊपर ये अत्याचार हुआ जब भी वो मजबूर हुए भारत आने के लिए। इसके अलावा रोज मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हैं, सिख, क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियां खास तौर पे टारगेट ऑफ फोर्स्ड कन्वर्जन है, अगवा हो रहे हैं। मियाँ मिट्ठू के हवाले से इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, एविडेंसेस तो हम जमा कर लेंगे। तो उसने कहा उसमें एविडेंस और फिर मीडिया का भी बड़ा किरदार होता है, आपको मीडिया को भी एक्टिवेट करना होगा और ये चीजें करनी है, लंबा खेल है। लेकिन ऑफ कोर्स फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान को बुलाया जाएगा और फिर वहां पे चर्चा होगी जिससे पाकिस्तान मजबूर होगा कुछ करने के लिए, और कुछ नहीं तो फिर पाबंदियां और ये सब चीजें आ जाती हैं। तो ये एक चीज है, जैसे आपको आज मैं वीडियो नहीं लगा सका तो भाई एक तरफ एशियन ह्यूमन राइट्स फोरम हम चला रहे हैं, उसका भी न्यूज़लेटर बनाना। आप यकीन माने ये जून का जो न्यूज़लेटर हमने बनाया है वो अब तक 3,500 लोगों को हम ईमेल के जरिए भेज चुके हैं। फाइनेंशियली हमारी वो हालत नहीं है कि हम बाय पोस्ट भेज सकें, लेकिन ईमेल के जरिए 3,500 इंपॉर्टेंट लोगों को दुनिया में भेजा है। और दूसरी तरफ ये जैसे ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वाला काम है, तीसरी तरफ एक एनजीओ लॉन्च करने का सोच रहे हैं जो इंडिया और इंग्लैंड में चले, जिससे हम फंडिंग जमा करके ये सारे काम आगे बढ़ा सकें। तो ये सारी चीजें हैं जो हम कर रहे हैं। अजीज दोस्तों, यहाँ पे हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। वाइपो जपोदिया जी, थैंक यू वेरी मच। और यह है कि कई सवाल हैं जो नजर आ रहे हैं, लेकिन अजीज दोस्तों मुझे भी कहीं अब जाना है, तो थैंक यू वेरी मच।